Hello students, myself Trupti Chatti. Welcome you on नागेश करसगे ऑर्किड स्कूल चैनल। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने दशमः पाठः नीति नवनीतम ये पाठ पढ़ा था। उसके एक पदेन उत्तरत ये प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया था। आज के सेशन में हम लोग उसके बचे हुए प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे और व्याकरण पाठ संधि इसका पाठ नियम और उसके उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 71 ओपन करना है। नोटबुक भी लेके रखनी है क्योंकि जब मैं संधि एक्सप्लेन करूँगी व्याकरण का भाग तो आपको उसके उदाहरण भी लिख लेने हैं। ओपन कीजिए पेज नंबर 71। इसका प्रश्न 1 हम लोगों ने हमारे पिछले सेशन में सॉल्व किया था, तो अभी हम लोग इसका प्रश्न 2 वो सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न है प्रश्न निर्माणम कुरुत। अभी यहाँ पे ये प्रश्न कुछ अलग प्रकार से पूछा गया है। हर बार ये प्रश्न कैसे पूछते हैं, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत ऐसे पूछते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने अलग तरीके से पूछा है। स्थूल पद अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल यानी कि बड़े अक्षरों में, मतलब बोल्ड, जहाँ पे अक्षर बोल्ड किए हैं, बड़े लिखे हैं, वो शब्दों के बदले में आपको प्रश्न निर्माण का शब्द लिखना है। इस तरह से उसका प्रश्न निर्माण में बदल करना है। तो इसका पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अभी इसका क है, आपके टेक्स्ट बुक में भी पहला शब्द बोल्ड यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा है। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। अभी ये वाक्य में आपको वृद्धोपसेविनः ये प्रश्न की, ये शब्द की जगह पे प्रश्न का शब्द डाल के प्रश्न निर्माण करना है। हर बार आपको रेखांकित पदानी, ऐसे मतलब जिसको अंडरलाइन की गई है, जो शब्द को रेखांकित किया गया है, उसकी पद की जगह पे प्रश्न निर्माण का शब्द डालना रहता है। तो इसका क्या आएगा वो देखते हैं। इसका आएगा कस्य आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। अभी यहाँ पे जो लिंग वचन विभक्ति वो रेखांकित पद या स्थूल पद की है, वही लिंग वचन विभक्ति आपको प्रश्नार्थक शब्द की भी लेनी है। ये आपको हमेशा याद रखना है और उसके अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह ही देना है। यह हो गया पहले का। अभी इसका दूसरा जो है, मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत्। मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत्। अभी यहाँ पे मनुष्य ये शब्द को स्थूल किया गया है, तो इसकी जगह पे हम लोग प्रश्नार्थक शब्द डालेंगे और इसका प्रश्न निर्माण करेंगे। मनुष्यः ये शब्द पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन का है, इसलिए हमको प्रश्नार्थक शब्द भी पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन का ही लेना है, जो है कः सत्यपूतां वाचं वदेत्। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। त्रिषु तुष्टेषु सर्व तपः समाप्यते। इसका तपः ये स्थूल पद किया गया है। इसका आएगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वः किम समाप्यते। आगे का जो प्रश्न है, माता पितरौ नृणां संभवे भाषया क्लेशम सहेते। अभी यहाँ पे माता पितरौ ये शब्द को स्थूल किया गया है। माता पितरौ ये शब्द द्विवचनी है, तो इसलिए हमको प्रश्नार्थक शब्द भी उसी का लेना है। कौ नृणां संभवे भाषया क्लेशम सहेते। आगे का जो प्रश्न निर्माण का आखिरी प्रश्न है वो है तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। अभी यहाँ पे तयोः ये शब्द को रेखांकित किया गया है, उसकी जगह पे प्रश्न निर्माण का हम लोग शब्द डालेंगे, जो कि आएगा कयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। अभी चौथा प्रश्न जो है, संस्कृत भाषया वाक्य प्रयोगम कुरुत। मतलब आपको एक शब्द दिया जाएगा, यानी कि वाक्य रचना, एक शब्द दिया जाएगा, वो शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखना है। इसका पहला शब्द है विद्या। विद्या शब्द प्रयुक्त करके, विद्या शब्द का उपयोग करके आपको एक वाक्य की रचना करनी है। तो हम लोग इसकी वाक्य रचना करेंगे। विद्या विहीनः मनुष्यः
पशुः अस्ति मतलब विद्या यानी नॉलेज, ज्ञान, विहीनः इसके बिना मनुष्य पशु है। इसकी हम लोग वाक्य रचना करेंगे। आप विद्या शब्द का दूसरा भी उपयोग कर सकते हैं और दूसरा भी वाक्य लिख सकते हो। एक वाक्य ये लिखना है और एक वाक्य आपके मन से तैयार करके लिखना है। दूसरा जो शब्द दिया है वो है तपः। ये शब्द प्रयुक्त करके हमको वाक्य रचना करनी है। तप मतलब जो मुनि रहते हैं, वो जो तप करते हैं, साधना करते हैं, ये शब्द है। मुनि ही तपः करोति, ऐसी वाक्य रचना हम लोग इसकी करेंगे। आगे का जो शब्द है समाचरेत, अभी यहाँ पे सम अधिक आचरेत, उपसर्ग और धातु, ऐसा ये शब्द है। इसका हमको वाक्य में प्रयोग करना है। इसकी वाक्य रचना करनी है। सदा सत्यम सम आचरेत, आचरेत यानी आचरण करना चाहिए, उसकी तरह ही व्यवहार करना चाहिए। सदा यानी कि हमेशा, ऑलवेज। सत्यम यानी सच, हमेशा सच का ही आचरण करना चाहिए। ऐसा इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे का जो शब्द है वो है परितोषः। परोपकारेण परितोषः मिलती, परितोष मतलब आनंद, हैप्पीनेस। परोपकार यानी कि दूसरों की मदद करने से, दूसरे के ऊपर उपकार करने से हमको आनंद मिलता है। आगे का जो शब्द है नित्यम, नित्यम यानी हर रोज। अहम नित्यम अभ्यासम करोमि, मैं हर रोज अभ्यास करता हूँ या करती हूँ, ऐसा आपको वाक्य प्रयोग करना है। इसके लिए आप अहम नित्यम विद्यालयम गच्छामि ऐसा भी लिख सकते हो। अहम नित्यम भोजनम करोमि ऐसा भी लिख सकते हो। आपको एक एक शब्द यूज करके ये वाक्य छोड़ के एक एक वाक्य आपके मन से भी लिखने हैं। अभी ये हो गए 10वें पाठ के कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अभी हम लोग व्याकरण के संधि, ये जो पाठ है, इसका उदाहरण और इसके कुछ नियम देखेंगे। व्याकरण के पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, संधि, ये पाठ चालू किया था। संधि के जो प्रकार होते हैं, उसके उदाहरण होते हैं, वो देखे थे। इस सेशन में भी हम लोग संधि के बचे हुए प्रकारों का अभ्यास करेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं, कब संधि होती है और उसके प्रकार क्या है। संधि किसे कहते हैं, पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम। पूर्व पद, पूर्व यानी कि पहला, पद यानी कि अक्षर, अंतिम वर्णेन, अंतिम यानी कि अंत का, लास्ट का, वर्णेन समम यानी सह, साथ, पहले पद का आखिरी वर्ण के साथ उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनम, दूसरे पद के पहले शब्द का, मतलब अगर कोई भी दो शब्द का मिलके एक शब्द बनता है तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों का मेल जब होता है, उस मेल से यत् परिवर्तनम भवति, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, उसे संधि कहते हैं। यह है संधि की व्याख्या। दो शब्दों के अत्यधिक पास आने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन अथवा विकार आता है, मतलब बदलाव, विकार यानी कि बदलाव, परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। मतलब दो शब्दों के पास आने पर जो शब्दों में बदलाव होता है, परिवर्तन आता है, जिसे हम विकार कहते हैं। और अविकारी शब्द का भी हम लोगों ने देखा था कि जिसमें कोई बदलाव नहीं आता उसे अविकारी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बदलाव आता है उसके उदाहरण में हम लोग संधि देखेंगे। तो ये संधि क्या है, ये हम लोगों ने देखा है। अब एक पुनरावृत्ति के लिए कि प्रकार जो हम लोगों ने देखे थे वो देखेंगे। संधि के प्रकार कितने आपको बोले थे मैंने पिछले सेशन में, करेक्ट। संधि के 3 प्रकार होते हैं। सामान्यतः संधि त्रिविधः, मतलब सामान्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की संधि होती है।
कौन कौन सी होती है वो? स्वर संधि, जिसको अच संधि भी कहा जाता है, ये पहला प्रकार है संधि का। दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि ही, जिसे हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि ही। ये संधि के 3 प्रकार हैं। इस 3 प्रकारों में से हम लोगों ने सबसे पहला प्रकार जो है स्वर संधि ही, जिसे अच संधि भी कहते हैं, ये प्रकार के उदाहरण और उसके जो उप प्रकार है ये सारे हम लोगों ने पिछले सेशन में अभ्यास किए थे। स्वर संधि मतलब ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर हो, वो पहले पद के अंत में और दूसरे पद के शुरू में जब आता है तो उस प्रकार के जितने भी संधि होते हैं वो सारे स्वर संधि यानी अच संधि के प्रकार में आ जाते हैं। भले ही वो स्वर दीर्घ हो, ह्रस्व हो, वो सारे स्वर संधि में आ जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है व्यंजन संधि ही, जिसे हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है विसर्ग संधि ही। बाकी के जो 2 प्रकार है इसके उदाहरण हम लोग आज देखने वाले हैं, यानी कि व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि ही। स्वर संधि के यानी अच संधि के जो 5 प्रकार मैंने आपको बोले थे, आपको वो भी एक बार रिवाइज करने हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपकी CW में भी है, उसके 5 प्रकार आपको अच्छे से याद करने हैं। स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनके नामों में ही इनके अर्थ है। मैं आपको एक बार बस ये नाम एक बार याद कराते हैं, फिर इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार हमने देखे थे, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। मतलब ये सारे 5 प्रकार स्वर के ही है। आज हम लोग व्यंजन और विसर्ग संधि देखेंगे। अभी जैसे स्वर संधि के 5 उप प्रकार है, उसी प्रकार इसके भी उप प्रकार है जो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये देखते हैं। जिस प्रकार स्वर संधि मतलब जो अंत में और शुरू में स्वर आता है वहाँ पे स्वर संधि हो जाती है, ये तो आपको पता है। उसी प्रकार जब व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये व्यंजन होता है, और दूसरा जब स्वर या व्यंजन होता है उस प्रकार उस वक्त जो परिवर्तन बदलाव विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के उप प्रकार कौन से हैं? अभी जब मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया था, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताया था, उसी वक्त मैंने आपको उसके प्रकार के नाम भी बताए थे। पहला है व्यंजन अधिक स्वर, दूसरा है व्यंजनम अधिक व्यंजनम। मतलब व्यंजन के आगे अगर स्वर आता है तो व्यंजन संधि होता है। और दूसरा प्रकार है व्यंजन के आगे अगर दूसरा व्यंजन ही आ जाता है तो व्यंजन संधि हो जाता है। मतलब पहले इसमें आपको व्यंजन और दोनों जगह पे व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि हो जाता है। अभी हम लोग व्यंजनम अधिक स्वर इसकी व्याख्या देखेंगे और फिर इसके उदाहरण देखेंगे। व्यंजन संधि का सबसे पहला प्रकार है व्यंजनम अधिक स्वर। अगर आप लोग ये देखते हो तो इसी में इसका अर्थ व्याख्या है व्यंजन वर्णेन सह, मतलब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्णस्य मेलनम व्यंजन संधि ही कथ्यते। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं हम। अजंतः, ये इसका एक उदाहरण है जिसका संधि विग्रह बनेगा अच प्लस अंतः। अभी यहाँ पे आप देखोगे जिस प्रकार इसका नाम है, उप प्रकार का नाम है, उसी प्रकार के आपको उदाहरण देखने मिलेंगे।
अजंतः ये शब्द है, इसका अगर हम लोग संधि विग्रह करते हैं तो अच, पहला जो है हलंत आएगा च, उसमें अंतः ये जुड़ जाता है तो इसका शब्द बनेगा अजंतः। अभी ये अच, ये जो हलंत च है ये व्यंजन है और उसके साथ स्वर जो अ आया है वो मिल गया तो च का ज बन गया है। अब ये जो ज है ये हलंत है, इसके साथ अ मिल गया तो ये पूरा ज बन गया है अजंतः। अब ये जो दूसरा प्रकार है इसका वो है व्यंजन अधिक स्वर, इसका दूसरा उदाहरण है धर्मादायुः। अभी यहाँ पे धर्मात् अधिक आयुः, संधि विग्रह क्या बनेगा इसका, धर्मात् अधिक आयुः। अभी हलंत त ये जो है ये व्यंजन इसमें आता है और स्वर जो है दीर्घ स्वर है वो है आ, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बन जाता है त का व्यंजन बन गया द, तो ये द के साथ ये पूरा आ मिल गया तो बन गया धर्मादायुः। अभी इस प्रकार जितने भी उदाहरण होंगे त के लिए वो सारे का द में परिवर्तन हो जाएगा। आगे का जो है हमारा उदाहरण वो है एतदासनम, ये शब्द का संधि विग्रह हमको करना है। इसका संधि विग्रह बनेगा एतत् प्लस आसनम। इसके पहले के उदाहरण में भी हम लोगों ने देखा था त का द में परिवर्तन हो जाता है, च का ज में परिवर्तन हो जाता है और आगे जिस प्रकार ह्रस्व हो दीर्घ हो स्वर की तरह उसको मिलके आपको वर्ण लिखना है। एतदासनम नियम के हिसाब से त का द बन गया है और ये द को आ स्वर मिलके दा बन गया है तो इसका शब्द बनेगा एतदासनम। आगे का जो है उदाहरण वो देखेंगे हम लोग। आगे का जो उपप्रकार है वो है व्यंजनम अधिक व्यंजनम। इससे पहले व्यंजन संधि का जो पहला प्रकार हमने देखा था वो था व्यंजन अधिक स्वर, मतलब व्यंजन के आगे अगर स्वर आता है तो व्यंजन संधि होता है। अब इसका दूसरा उपप्रकार है व्यंजन के आगे अगर दूसरा व्यंजन ही आ जाता है तो भी वो व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन वर्णेन सह व्यंजन वर्णस्य मेलनम व्यंजन संधि ही कथ्यते। व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब संधि विग्रह करते वक्त पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला शब्द वर्ण जो है वो व्यंजन है तो व्यंजन संधि होता है। इसमें क्या परिवर्तन होता है हम लोग इसके उदाहरण में देखेंगे। इसका पहला उदाहरण है व्यंजनम अधिक व्यंजनम संधि का उदाहरण तल्लीनः। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो तल्लीनः ये शब्द का संधि विग्रह लिखा है यहाँ पे तत् प्लस लीनः, तत् अधिक लीनः ऐसा संधि विग्रह यहाँ पे बना है। तो ये जो हलंत त है इसके आगे ल ये व्यंजन आया है, इसका संधि विग्रह व्यंजनम अधिक व्यंजनम, इसके हिसाब से व्यंजन के आगे व्यंजन आया है तो ये त का ल में परिवर्तन हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई स्वर नहीं आया है, करेक्ट, तो ये आधा ल हो जाएगा। त का आधा ल हाफ ल और ये ल का पूरा ल, इसलिए यहाँ पे ये दोनों अक्षर आए हैं तल्लीन। क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं आया है इसलिए ये पूरा नहीं होगा, ये त का ल में जो परिवर्तन हुआ है और ये पूरा ल, इसलिए ये तल्लीन ऐसा हो गया है। अभी इस नियम के अनुसार त के आगे कोई भी अगर व्यंजन आता है तो उसका ल में परिवर्तन होगा। आगे का जो उदाहरण है व्यंजन अधिक व्यंजन का इसी उपप्रकार का उदाहरण है ये तन्मयः। तन्मयः, अभी इसका संधि विग्रह कैसा बनेगा,
तत् अधिक मयः, ये हलंत त है और व्यंजन अधिक व्यंजन संधि इसके ये उदाहरण है। यहाँ पे कोई भी इसके अंत में या इसके शुरुआत में स्वर नहीं है, इसलिए हमेशा यहाँ पे पहला अक्षर जो परिवर्तन हुआ है वो हमेशा आधा ही आएगा, क्योंकि वो हलंत रूप में लिखना है हमको और उसको आगे का शब्द हमको जोड़ाक्षर के रूप में लिखना है। तो त का न में परिवर्तन होगा, जो आधा ही लिखना है। आगे का जो है वो एज इट इज़ पूरा लिखना है। ये शब्द वैसे का वैसा रहेगा, ये दोनों शब्द वैसे के वैसे रहेंगे, बस ये त का हमको न में परिवर्तन करना है और ये आधा ही लिखेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं है। ये न हम लोगों ने आधा लिखा है और ये मयः एज इट इज़ लिखना है, तो इसका तन्मयः का संधि विग्रह बनेगा तत्मयः। अभी आपको जब पूछा जाएगा तो ये दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तन्मयः का संधि विग्रह करके लिखो, या तो तत् प्लस मयः का शब्द बना के लिखो, इसका संधि बना के लिखो, ऐसा भी पूछा जाएगा। आपको दोनों तरह से इसको याद रखना है। आगे का जो उदाहरण है, व्यंजनम अधिक व्यंजनम, व्यंजन के आगे व्यंजन, इसी का एक उदाहरण है। सज्जनः, अभी जो मैं आपको उदाहरण बोल रही हूँ उस प्रकार के जितने भी उदाहरण आते हैं वो इसी नियम से आपको सॉल्व करने हैं। इसका संधि विग्रह बनेगा सत प्लस जनः, सत जनः। अब ये जो त हलंत है इसका ज में परिवर्तन हो गया है और ये हाफ ज यानी कि आधा ज, क्योंकि ये पूरा नहीं है, स्वर नहीं है यहाँ पे, और ये ज इसलिए ये आधा और ये पूरा, इसलिए सज्जन ऐसा हम लोग लिखेंगे। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आते हैं आपको इसी प्रकार से सॉल्व करके लिखने हैं। तो सज्जन का संधि विग्रह बनेगा सत अधिक जनः। इसका एक और उदाहरण है स्वच्छलम। अभी यहाँ पे इसका अनुस्वार में परिवर्तन हो गया है, स्वच्छम जलम। इसका संधि विग्रह क्या बनेगा? स्वच्छम अधिक जलम। अब यहाँ पे म का अनुस्वार में परिवर्तन हो गया है, यानी कि म हम लोग आगे के शब्द के रूप में अनुस्वार के रूप में देंगे। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आएंगे आपको अनुस्वार में परिवर्तन करके लिखना है। अब संधि का जो हम लोगों ने पहले प्रकार देखे थे 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें से का तीसरा प्रकार ये है जो है विसर्ग संधि ही। तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि ही। अभी विसर्ग किसे कहते हैं ये तो आपको पता है। जब हम कोई भी शब्द रीड करते हैं जिसके अंत में ऐसे 2 डॉट आते हैं उसे विसर्ग कहते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण हम लोग ह ऐसा करते हैं। और जिस प्रकार इसका अंतिम होता है स्वर, उसके आगे हमको ह लगाना रहता है। जैसे बालक की जगह पे आगे विसर्ग आता है तो बालक ह, बालक का इसकी जगह पे आगे विसर्ग आता है तो बालक का हा, ऐसा विसर्ग बनेगा। और एक उदाहरण तो आपके सामने ही है, संधि। ये शब्द के आगे अगर विसर्ग आता है तो इसका उच्चारण बनेगा संधि ही। तो हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे। विसर्ग संधि ही, जब विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि अपने आप में ही उसका नियम बताता है कि विसर्ग संधि कब होता है, किसे कहते हैं विसर्ग संधि? जब संधि विग्रह में विसर्ग आता है और उसके आगे कोई भी स्वर आता है या कोई भी व्यंजन आता है, दोनों में से कोई भी अगर आता है तो उस वक्त जो संधि बनता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अभी ये संधि के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग अपनी रोज़ के इसमें वो शब्दों का उपयोग करते हैं लेकिन हमको वो याद नहीं होते कि ये संधि है, ये इस उदाहरण में आते, ये आती है, ये आता है। तो ऐसे उदाहरण हम लोग रोज़ के इसमें भी उपयुक्त करते हैं। तो अभी हम लोग विसर्ग संधि का देखेंगे।
जैसे इसकी व्याख्या में पहले ही बताया गया है कि विसर्ग के आगे अगर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उस प्रकार के संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। ये व्याख्या में ही इसके उपप्रकार हैं, मतलब विसर्ग अधिक स्वर। यहाँ पे क्या है, विसर्ग के आगे कोई स्वर आता है तो दूसरा प्रकार कौन सा बनेगा इसका? करेक्ट, विसर्ग अधिक व्यंजन। विसर्ग अधिक स्वर एक प्रकार बनेगा और दूसरा प्रकार बनेगा विसर्ग अधिक व्यंजन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले विसर्ग अधिक स्वर ये प्रकार देखेंगे। इसका उदाहरण आपके सामने है देवोपी। अभी ऐसे शब्द में जिसको हम लोग ये इंग्लिश एस की तरह दिखता है, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं संस्कृत में। तो इसको उच्चारण करते वक्त हमको अ ऐसे करना है, देवो अपी ऐसे ही हमको इसको उच्चारण करना है। इसका उच्चार अ ऐसे करना है, इसको कहने में अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो अभी इसका संधि विग्रह देखेंगे। देवः अधिक अपि, संधि विग्रह क्या बनेगा इसका? देवः अधिक अपि। अभी विसर्ग संधि के नियम के अनुसार देवः ये विसर्ग आ गया है। ये प्रकार के उदाहरण के अनुसार आगे स्वर है, मतलब ये विसर्ग देवः का हो गया और ये स्वर जो है अ, ये ह्रस्व है कि दीर्घ है? करेक्ट, ह्रस्व है। देवः अधिक अपि, इसका हमको संधि करना है। देवः अह, ये जो विसर्ग है इसका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। देवः का ओ में परिवर्तन हो जाएगा और ये जो आगे का अ है जो स्वर है इसका अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ये जो अ है इसका हमको एस, उसको उच्चारण करते वक्त अ करना है और उसको बोलते वक्त अवग्रह चिन्ह बोलना है। तो देवोपि का संधि विग्रह बनेगा देवः अधिक अपि। ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन होगा और अ का अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो ये विसर्ग भी जाएगा और ये अ भी जाके इसकी जगह पे अवग्रह चिन्ह आएगा। अभी ये आपको उदाहरण याद रखने हैं और इसी प्रकार सारे उदाहरण आपको सॉल्व करने हैं जितने भी विसर्ग स्वर संधि के आते हैं। अभी विसर्ग अधिक स्वर, इसका दूसरा उदाहरण है अंतरात्मा। इसका संधि विग्रह बनेगा अंतः अधिक आत्मा। अब यहाँ पे ये विसर्ग का र में परिवर्तन हो गया है और ये हलंत र जो है छोटा हाफ र है उसको आ मिल के रा बन गया है। और विसर्ग संधि का आगे का उदाहरण है भर्तृरेव। इसका भी उसी प्रकार है, विसर्ग का र में परिवर्तन हो गया है और ये र को ए मिल के रे बन गया है। आगे का जो है विसर्ग और व्यंजन, जो विसर्ग संधि का दूसरा और आखिरी प्रकार है विसर्ग अधिक व्यंजन। मतलब विसर्ग के आगे अगर कोई व्यंजन आता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसका उदाहरण देखेंगे मनोहरः का मनः अधिक हरः। अभी यहाँ पे आगे व्यंजन आया है इसलिए अ का ओ में परिवर्तन हो गया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने संधि, उसके प्रकार, उसके उदाहरण, उसकी व्याख्याएं देखी है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के देखे हैं। आपको ये सारे उदाहरण लिख के लेने हैं और अपने लेसन नंबर 10 में और लेसन नंबर 9 में इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आए हैं वो आपकी नोट डाउन में नोट करके रखने हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।